प्रिज्म जो होता है उसमें 3 या 3 से ज़्यादा रिफ्रैक्टिंग फेसेज हो सकते हैं। जैसा कि हम लोग एक फिगर से समझते हैं, है ना। यहाँ पर हमने एक ट्रायंगुलर शेप दिखाया, उसके बाद ये एक रेक्टेंगुलर फेस बनाया, ठीक है। अगर इसमें ऐसा करें कि एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, ये रेड कलर से लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, तो देखेंगे कि एक और ट्रायंगुलर शेप हमें दिखने लगा। तो प्रिज्म में यहाँ पर देखेंगे कि 2 ट्रायंगुलर फेस दिख रहे हैं, एक तो ये वाला, है ना, और इसके एक जस्ट ऑपोजिट दिख रहा है ट्रायंगुलर फेस। 2 ट्रायंगुलर फेस हो गए, तो 3 जो है वो रेक्टेंगुलर फेस दिखेंगे। एक तो हमें दिख रहा है बेस नीचे का और 2 साइड में है, ठीक। तो इसमें 3 रेक्टेंगुलर फेस जो होते हैं वही रिफ्रैक्टिंग फेसेज होते हैं। लाइट रे रेक्टेंगुलर फेस पर ही इंसिडेंट होता है और रेक्टेंगुलर फेस पर से ही बाहर इमर्ज होता है। वो रेक्टेंगुलर फेस हमने देखेंगे कि यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है। यहाँ पर क्या दिखाया हमने कि ये ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन दिखाया उस प्रिज्म का। इसमें से 3 जो है, एक इधर एक इधर, ये 2 रेक्टेंगुलर फेस हो गए, और एक ये बेस है, ये भी रेक्टेंगुलर शेप का ही होगा, ठीक। तो इस प्रिज्म में हमने एक जो है एक इंसिडेंट रे दिखाया है। तो ये जो इंसिडेंट रे है, ये मान लेते हैं कि ये आया इधर से, ये है इंसिडेंट रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको हमने कह दिया आई, ठीक। और फिर लाइट रे फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट होके कुछ ऐसे गया हॉरिजॉन्टली। तो फर्स्ट सरफेस पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको हम लोग कह देते हैं कि ये R1 है, ठीक। सेकेंड सरफेस पर जो लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा और इसको हम लोग कह देते हैं यह है R2, ठीक। अब यही लाइट रे सेकेंड सरफेस से बाहर की तरफ इमर्ज हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे, ठीक। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक। तो अब ऊपर जो है हम देख सकते हैं कि 2 रेक्टेंगुलर फेस जो हैं, 2 रिफ्रैक्टिंग फेस जो हैं, उनके बीच का जो एंगल है उसको हम लोग नाम दे देते हैं, कुछ कह देते हैं कि ये है A। इसको कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है ना। कह सकते हैं इट इज एंगल बिटवीन 2 refracting faces of प्रिज्म। प्रिज्म के जो 2 रेक्टेंगुलर फेस हैं जिनसे लाइट रे इंटर करती है और बाहर इमर्ज होती है, उनको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक। अब इस प्रिज्म में हम लोग कुछ 3 पॉइंट लेते हैं। एक तो ये वर्टेक्स हो गया, इसको पॉइंट P कह दिया। दूसरा पॉइंट ये हो गया, इसको हम लोग Q कह देते हैं। और एक पॉइंट ये हो गया, इसको हम लोग कह देते हैं R, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PQ एंड R हम देख सकते हैं कि पॉइंट जो Q है वहाँ पर एक एंगल बन रहा है ये, ठीक है। ये तो हमने ब्लैक कलर से दिखाया है, ये नॉर्मल है ना, सरफेस पर नॉर्मल है। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है तो जो दूसरा एंगल बन रहा है इधर उसको हम लोग कह सकते हैं 90 माइनस R1, ठीक है। उसी तरह से यहाँ ये एंगल R2 है, तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम लोग कह सकते हैं 90 माइनस R2, है ना। तो ये 90 माइनस R2 हो गया।
तो इस ट्रायंगल PQR में अगर तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये 180 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं। एक जो सबसे ऊपर वाला एंगल है वो है A, ठीक, और नीचे के दो एंगल हैं पॉइंट Q और पॉइंट R पर, यह है 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2, ये कुल मिलाकर के 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A हो गया, है ना। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जिसे हमें याद रखना चाहिए। एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है ना। तो इट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, है ना। तो किसी प्रिज्म पर जो लाइट रे इंसिडेंट होती है और फिर दूसरे सरफेस से इमर्ज होती है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो जैसा कि फिगर में देखेंगे, नीचे हमने एक फिगर बनाया है, इसमें हमने दिखाया है एक इंसिडेंट रे, है ना, ये हो गया अपना इंसिडेंट रे, और ये लाइट रे यहाँ से फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होकर के इधर जा रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसके बाद सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद ये इस तरह से बाहर इमर्ज हो गई। ठीक है, तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये हो गया I, फर्स्ट सरफेस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, सेकेंड सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया R2, और सेकेंड सरफेस से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है इसको हमने आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया है ग्रीन लाइन से, इधर ऐसे, है ना, यह है एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे। ठीक, और एक देखेंगे यहाँ पर हमने ग्रीन कलर से यहाँ भी जो इमर्जेंट रे है यह है इमर्जेंट रे, इस इमर्जेंट रे को भी हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, वो भी ग्रीन लाइन से। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है ना, तो ये वाला एंगल जो है ये भी I होना चाहिए। ठीक है, और ये है R1, इसका मतलब कि ये जो एंगल होगा ये होना चाहिए I माइनस R1, है ना। तो इसको लिख सकते हैं I माइनस R1। ठीक है, उसी तरह से जो इमर्जेंट रे है और यहाँ पर सेकेंड सरफेस पर जो नॉर्मल है ना, इनके बीच का जो एंगल होगा ये टोटल एंगल भी E के इक्वल होना चाहिए। अगर ये एंगल ऑफ इमर्जेंस E है तो ये भी एंगल ऑफ इमर्जेंस E होगा। इसका मतलब कि ये जो एंगल आएगा ये होना चाहिए E माइनस R2, है ना, E माइनस R2। ठीक है, तो अब अगर आप हमने देखें इसमें, तो इसमें अपने पास एक ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल को हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि ये पॉइंट है ना, इसको मान लेते हैं पॉइंट A। अच्छा, जिस पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट हुआ है इसको मान लेते हैं B, और जिस पॉइंट से इमर्ज हुआ है उसको मान लेते हैं पॉइंट C, है ना। तो इसमें देखेंगे जो पॉइंट A पर इंसिडेंट रे इधर है ना, इंसिडेंट रे इधर जा रहा है और इमर्जेंट रे इधर जा रहा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो हुआ वो ये हो गया, है ना। और ये जो एंगल होगा इस ट्रायंगल ABC में
ट्रायंगल एबीसी में अगर ये दोनों एंगल हम लोग ऐड कर दें, I-R1 और E-R2 दोनों ऐड कर देंगे, तो ये एक्सटर्नल एंगल डेल्टा के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो कह सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू I-R1 प्लस I-E-R2, है ना। पहला एंगल हो गया I-R1 और दूसरा हो गया E-R2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्सटर्नल एंगल ये डेल्टा के इक्वल होगा इस ट्रायंगल एबीसी में। ठीक, ये हो गया इन ट्रायंगल एबीसी। तो जो डेविएशन है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ठीक, तो ये हो गया I प्लस E माइनस, आप देखेंगे ऊपर हमने एक रिलेशन डिराइव किया है, R1 प्लस R2 जो होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म A के इक्वल होता है। तो इसको हम लोग R1 प्लस R2 को A लिख देंगे, है ना। तो इस तरह से जो डेविएशन है वो हो जाएगा I प्लस E माइनस A। तो ये एक ऐसा रिजल्ट है जो बार बार यूज में आएगा प्रिज्म के अंदर, तो इसे भी हमें याद रखना है। दो रिजल्ट हमने डिराइव किए, एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको हमें याद रखना है। क्या ऐसा कोई कंडीशन पॉसिबल है जिससे कि कोई लाइट रे इस प्रिज्म के अंदर इंटर तो करे लेकिन दूसरे सरफेस से इमर्ज नहीं हो, है ना। ऐसा ही हम एक कंडीशन फाइंड करने की अभी कोशिश करेंगे। इसके लिए देखेंगे कि हमने एक फिगर बनाया है। इस फिगर में एक प्रिज्म दिखाया गया है और इस प्रिज्म के ऊपर ये रेड कलर का जो लाइट रे है वो इंसिडेंट कराया गया, है ना। ये जो लाइट रे हमने दिखाया ये है इंसिडेंट लाइट रे, है ना। ये हो गया इंसिडेंट लाइट रे। तो इस लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये हम मान लेते हैं कि ये है I। ठीक, अब ये लाइट रे फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट होता है कुछ इस डायरेक्शन में। तो जब रिफ्रैक्शन होगा तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस जो है इसको हम लोग मान लेते हैं कि R1 है। ठीक, अब ये लाइट रे सेकेंड सरफेस पर इंसिडेंट होगा, तो जब वहाँ पर इंसिडेंट होगा तो वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग मान लेते हैं कि R2 है। ठीक, उसके बाद सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे बिल्कुल बाउंड्री के पैरेलल हो गया है ना। तो पैरेलल हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे कि ये इमर्जेंट लाइट रे है। इमर्जेंट का मतलब हुआ कि ये लाइट रे प्रिज्म से बाहर निकल गया है। तो इस केस में हम लोग इस एंगल ऑफ इमर्जेंस को मान लेते हैं कि E है। ठीक, अब इस प्रिज्म का जो एंगल है वो हमें दे दिया गया A। ठीक, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म हमें A दे दिया गया है तो अब हम क्या करते हैं कि उस लाइट रे को सिलेक्ट करते हैं, उस लाइट रे को चुनते हैं जिसको क्रॉस करने का सबसे ज़्यादा रिस्क है ना। वी विल सिलेक्ट द मोस्ट रिस्की लाइट रे। वैसा लाइट रे हम सिलेक्ट करेंगे जिसको इस प्रिज्म से बाहर क्रॉस करने का सबसे ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, तो उस लाइट रे के लिए सेकेंड सरफेस पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है R2 ये मिनिमम होना चाहिए। R2 जितना छोटा होगा उतना ही पार करने का ज़्यादा रिस्क होगा। तो कह सकते हैं फॉर मोस्ट रिस्की लाइट रे R2 शुड बी मिनिमम और शुड बी स्मॉलेस्ट। तो R2 जो है वो सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक, अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने एक रिलेशन निकाला था, वो रिलेशन था
R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, है ना। तो अगर इस एक्सप्रेशन में से हम R1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा A माइनस R2। ठीक, अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन में अगर देखा जाए तो जो R2 है उसको हमने कहा कि स्मॉलेस्ट होना चाहिए, है ना। अगर R2 स्मॉलेस्ट है, A जो है प्रिज्म एंगल जो कि फिक्स्ड है, तो R1 को सबसे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, है ना। R2 छोटा होगा तो R1 सबसे बड़ा होना चाहिए। तो कहा जा सकता है फॉर मोस्ट रिस्की लाइट रे R1 शुड बी ग्रेटेस्ट। मतलब ये जो है R1 जो है वो सबसे बड़ा वैल्यू होना चाहिए R1 का, जो भी पॉसिबल है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ से हम एक और कंडीशन निकाल सकते हैं कि जो R1 है, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1 और एंगल ऑफ इंसिडेंट है I। ठीक है, तो इन दोनों में एक स्पेशल रिलेशन होता है जिसे कि हम लोग स्नेल्स लॉ से डिफाइन करते हैं। वो रिलेशन होता है 1 साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R1। ठीक, अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस एक्सप्रेशन में म्यू जो है वो कांस्टेंट है। ठीक, एक प्रिज्म के लिए म्यू फिक्स्ड है, लेकिन ये जो R1 है ये ग्रेटेस्ट कहा गया है ना। R1 ग्रेटेस्ट है तो ये जो I है ये भी ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो कहा जा सकता है कि फॉर मोस्ट रिस्की लाइट रे I शुड बी मैक्सिमम, I शुड बी मैक्सिमम, और I का जो मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है 90 डिग्री या π/2। ठीक, अब मान लेते हैं कि हमें मोस्ट रिस्की लाइट रे जो है उसको हमने 90 डिग्री पर इंसिडेंट कराया। ठीक, इसके बाद अब हम कंडीशन निकालेंगे कि अब क्या कंडीशन होना चाहिए जिससे कि मोस्ट रिस्की लाइट रे भी क्रॉस नहीं कर पाए। अगर मोस्ट रिस्की लाइट रे क्रॉस नहीं कर पाया तो और कोई भी लाइट रे इस प्रिज्म को क्रॉस नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस केस को हम लोग एक और फिगर बना करके समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक फिगर बनाया, इस फिगर में एक प्रिज्म दिखाया है ना। इस प्रिज्म में एक इंसिडेंट रे दिखाया गया रेड कलर से, ये है इंसिडेंट लाइट रे। और इस बार इंसिडेंट लाइट रे को जैसा कि हमने रिजल्ट निकाला था मैक्सिमम होना चाहिए, किसके लिए, मोस्ट रिस्की लाइट रे के लिए, जिसको क्रॉस करने का सबसे ज़्यादा रिस्क है, उसको हमने क्या किया, π/2 कर दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस को। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग मान लेते हैं कि ये π/2 है। ठीक, अब जो है ये लाइट रे जब फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट होगा, है ना, तो कुछ ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस π/2 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो थीटा क्रिटिकल होना चाहिए, यानी क्रिटिकल एंगल के इक्वल होना चाहिए। ठीक, अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि R1 और R2 जैसे इस फिगर में देखेंगे, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों को ऐड करके इस A के इक्वल होता है। तो यहाँ भी इस फिगर में भी हम देखेंगे कि ये थीटा क्रिटिकल और यहाँ का सेकेंड सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि R2 मिल करके A के इक्वल होना चाहिए। तो सेकेंड सरफेस पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हो जाएगा A माइनस थीटा क्रिटिकल, है ना। तो ये हो गया A माइनस थीटा क्रिटिकल। अगर बाई चांस ऐसा हो कि सेकेंड सरफेस पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये माइनस थीटा क्रिटिकल, अगर ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो ये लाइट रे भी पार नहीं कर पाएगा, है ना।
कह सकते हैं कि फॉर मोस्ट risky light ray, for most risky light ray, angle of incidence at second surface of prism is a माइनस थीटा क्रिटिकल, जैसा कि यहाँ पर आया है ना। तो सेकेंड सरफेस पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आ गया अपना कितना, a माइनस थीटा क्रिटिकल। अगर ऐसा हो कि a माइनस थीटा क्रिटिकल जो है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, if a minus theta critical is greater than theta critical, then most risky light ray will not cross the second surface। मतलब कि अगर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, वो अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, है ना, a माइनस थीटा क्रिटिकल अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो उस केस में जिसको हम लोग मोस्ट रिस्की लाइट रे कह रहे हैं वो भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। और अगर वो क्रॉस नहीं कर पाया तो फिर कोई भी लाइट रे जो इस प्रिज्म में इंटर करेगा वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो कह सकते हैं कि सो नन ऑफ द लाइट रेज entering at first surface of prism will emerge out from second surface if a minus theta critical is greater than theta critical। इस केस में क्या हो जाएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा सेकेंड सरफेस पर, और इसलिए ये लाइट रे जो है ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। कि अगर ऐसा कहें कि a इज ग्रेटर देन 2 थीटा क्रिटिकल, अगर ऐसा कंडीशन हो जाए कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल एंगल के ट्वाइस से भी बड़ा हो जाए, तो उस केस में कोई भी लाइट रे जो इंटर करेगा फर्स्ट सरफेस से वो सेकेंड सरफेस से बाहर इमर्ज नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका सेकेंड सरफेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना। तो कहा जा सकता है कि यही जो है ये है कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस। नो इमर्जेंस का मतलब हुआ कि इस प्रिज्म से लाइट रे बाहर नहीं जा पाएगा दूसरे सरफेस से, ठीक है। तो इस कंडीशन को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो लिखा जा सकता है a/2 should be greater than theta critical, that means sin a/2 should be greater than sin theta critical, which is equal to 1 by mu, that means mu is greater than cosec a/2,
2। तो एक ये भी कंडीशन हो गया है ना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो cosec a/2 से बड़ा होना चाहिए, जिससे कि कोई भी लाइट रे फर्स्ट सरफेस से इंटर करेगा तो बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये भी एक तरह से कंडीशन है, कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस, है ना। तो ये 2 कंडीशन हो गए। फिर अगर बाय चांस ऐसा हो जाए कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 2 थीटा क्रिटिकल के इक्वल हो जाए, है ना, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म 2 थीटा क्रिटिकल से छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, तो इस एंगल ऑफ प्रिज्म को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको AC नाम दे देंगे, कहेंगे कि AC is called critical angle of prism। मतलब कि अगर प्रिज्म एंगल जो है इस वैल्यू से बड़ा हुआ तो कोई भी लाइट रे जो फर्स्ट सरफेस से इंटर करेगा सेकेंड सरफेस से बाहर नहीं जाएगा, है ना। और अगर एंगल ऑफ प्रिज्म इस ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल से छोटा हो गया तो लाइट रे क्रॉस कर जाएगा, है ना। और ये जो है, ये जो वैल्यू आया क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है 2 थीटा क्रिटिकल। तो ये जो है जस्ट एक बाउंड्री हो गया, है ना। इससे बड़ा एंगल ऑफ प्रिज्म होने से कोई लाइट रे बाहर इमर्ज नहीं हो पाता है, इसलिए इसको हम लोग क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। किसी प्रिज्म से टोटल डेविएशन जो होता है, अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि वो आया था डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, अब जैसे जैसे आई वेरी करेगा तो डेविएशन भी वेरी करेगा। तो उसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाकर समझते हैं कि किस तरह से वेरी करेगा। सपोज ये अपना प्रिज्म हो गया, है ना, ये प्रिज्म हो गया। इस पर एक नॉर्मल डाल देते हैं, फिर इस पर भी एक नॉर्मल डाल देते हैं। अगर कोई इंसिडेंट रे इस फेस पर इंसिडेंट होता है फर्स्ट फेस पर, तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर के घूम जाएगा और फिर उस पॉइंट से रिफ्रैक्ट होकर के बाहर निकल जाएगा। तो इसमें ये जो एंगल है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक, अच्छा, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये R2 है और ये है R1। ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। तो बाय स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस we will get 1 sin I is equal to mu sin R1, and by Snell's law at second surface we will get 1 sin E is equal to mu sin R2। R2 जो है इसको हम लिख सकते हैं A माइनस R1। ठीक है, सो E इज इक्वल टू
साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस R1. So angle of deviation is equal to I प्लस E का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 से यहाँ से रखेंगे, यह आएगा साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस R1 माइनस A. where R1 is, और कह सकते हैं where R1 can be found from equation 1. तो वहाँ से जो R1 है वो I कटर में निकाला जा सकता है। तो पूरा जो है जो डेल्टा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I का फंक्शन हो जाएगा। तो इसका अगर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये हो गया एक एक्सिस और दूसरा एक्सिस ये है। तो जो y एक्सिस है, y एक्सिस पर हम लोग रखते हैं डेविएशन और x एक्सिस पर रखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसका जो ग्राफ है डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ऐसा आता है ना। तो इसमें हम देख सकते हैं इस ग्राफ में कि किसी भी एक डेविएशन डेल्टा के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस के दो वैल्यूज आ रहे हैं, है ना। सपोज अगर हम लोग ये डेल्टा ले लेते हैं, तो इस डेल्टा के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस के दो वैल्यू आएंगे, एक I1 और दूसरा I2। ठीक है, तो इसमें से हम ऐसा कर सकते हैं कि I1 अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो I2 एंगल ऑफ इमर्जेंस बन जाएगा, और अगर I2 को एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे तो I1 एंगल ऑफ इमर्जेंस बन जाएगा। इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो सपोज ये जो है ये है अपना I1, है ना, ये है I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां से लाइट रे गया और यहां पर बाहर निकल गया, तो जो डेविएशन होगा, है ना, ये जो डेविएशन है डेल्टा है ना। उसी तरह से अगर लाइट रे इधर से भेजेंगे, अगर वापस पाथ को रिट्रेस करा देंगे, कोई लाइट रे यहाँ से ऐसे मुड़ गया, इस तरह से वापस घूम कर कितना जाएगा, तो डेविएशन फिर से उतना ही आएगा डेल्टा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग I1 पर भेजें, या इसको हम लोग मान लेते हैं I2 पर भेजेंगे तो I1 पर निकलेगा, और I1 पर भेजेंगे तो I2 पर बाहर निकलेगा। तो इसमें कह सकते हैं कि I1 और I2 में से एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है और दूसरा एंगल ऑफ इमर्जेंस हो सकता है। कह सकते हैं इफ I1 is angle of incidence then
I2 will be angle of emergence, and if I2 is angle of incidence, then I1 will be angle of इमर्जेंस। इसको हम लोग, ये जो डेल्टा का डेविएशन का इक्वेशन है I प्लस ई माइनस ए, अब इसमें देख सकते हैं कि I और E अगर इनके वैल्यू को इंटरचेंज किया जाए, है ना, I और E के वैल्यू को इंटरचेंज किया जाए तो डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर I पर इंसिडेंट होगा तो E पर बाहर निकलेगा, अगर E पर इंसिडेंट होगा तो I पर बाहर निकलेगा। इस केस में डेविएशन उतना ही रहता है। तो वैसे ही यहाँ पर इस ग्राफ में देखेंगे तो हर डेल्टा के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है अपना पास। इसमें से एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएंगे तो दूसरा एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो हमने ग्राफ बनाया था डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ना, ये वाई एक्सिस पर हमने रखा था डेविएशन और एक्स एक्सिस पर रखा था एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा आया था, है ना, ऐसा आया इसमें। तो इसमें हमने क्या देखा था कि एक डेविएशन के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसके दो वैल्यूज आए थे। एक आया था एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस I2। लेकिन अगर यहाँ पर देखें, ये जो वैल्यू है डेविएशन का, ये तो मिनिमम डेविएशन होगा, ठीक। तो मिनिमम डेविएशन पर ऐसा हो रहा है कि वहां पर I का एक ही वैल्यू है ना। I का वैल्यू एक ही वैल्यू होने का मतलब क्या हुआ कि देखें, जैसे हम लोग I1 को अगर बढ़ाते जाएं तो I2 भी घटता जाएगा, यानी डेविएशन अगर हम लोग कम करें, डेविएशन और कम कर देते हैं ऐसे, तो इस डेल्टा के लिए I1 I1 थोड़ा बढ़ रहा है और I2 जो है ये थोड़ा घट रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये दोनों बराबर होने की तरफ जा रहे हैं। तो डेल्टा मिनिमम के पॉइंट पर, जब डेल्टा मिनिमम है वहां पर हम कह सकते हैं कि I1 I2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि हमने पहले क्या सीखा था कि अगर I1 को एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं तो I2 एंगल ऑफ इमर्जेंस बनता है, अगर I2 को एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं तो ये I1 एंगल ऑफ इमर्जेंस बनता है। मतलब ये दोनों जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्राफ में दिख रहे हैं उन्हीं में से एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एक एंगल ऑफ इमर्जेंस है। लेकिन मिनिमम डेविएशन के केस में ये दोनों I1 I2 इक्वल हो गए हैं। I2 घट रहा था, I1 बढ़ रहा था, इस तरह से यहाँ पर I और E इक्वल हो गए। तो कह सकते हैं फॉर मिनिमम डेविएशन, angle of incidence
इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of emergence। ठीक है, तो अगर हम लोग एक प्रिज्म बनाकर देखते हैं, जैसे ये अपना प्रिज्म हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रिज्म के ऊपर कोई लाइट रे आता है ना, ये लाइट रे ऐसे आया और ये इस तरह से आकर के ऐसे बाहर निकल गया, ठीक। ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म ए, ठीक। और ये है आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस ई, ठीक है। तो अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएं बाई स्नेल्स लॉ एट टू सरफेसेस, पहले सरफेस पर आएगा, पहले सरफेस पर अगर हम लोग देखें तो उसमें आएगा 1 sin i इज इक्वल टू म्यू साइन r1, ठीक। और सेकेंड सरफेस पर देखें तो 1 sin e इज इक्वल टू म्यू साइन r2, है ना। ये था फर्स्ट सरफेस पर, और ये आया है सेकेंड सरफेस पर, ठीक। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर देखें, इसको और इसको, तो आई और ई तो इक्वल आया है, म्यू इक्वल है ही, इसका मतलब R1 और R2 ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। सो R1 इज इक्वल टू R2, ठीक है। अच्छा, हम पहले से जानते हैं एच वी नो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, since R1 and R2 are equal, so R1 plus R1 is equal to A, that means R1 is equal to A by 2 and it is also equal to R2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डायग्राम में देखें तो ये जो R1 है ये A by 2 आएगा, और जो R2 आएगा ये भी A by 2 आया, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि लाइट रे जो इसमें जा रहा होगा वो सिमेट्रिकली पास करेगा। सो इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, लाइट रे passes through prism symmetrically if prism cross section is equilateral और आइसोसेलस।
ट्रायंगल। ठीक है, और आइसोसेलेस हो तो उसमें भी ये जो दो साइड हैं, ये और ये दोनों अगर इक्वल लेंथ के होंगे तभी सिमेट्रिकली पास करेगा, है ना। अच्छा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। Since I is equal to A, so it will be equal to I plus I minus A. So 2I is equal to delta minimum plus A. That means I is equal to delta minimum plus A by 2. Also R1 is equal to R2 is equal to A by 2, है ना। ये हमने ऊपर डिराइव किया है। सो बाय स्नेल्स लॉ फर्स्ट बाउंड्री पर अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें फर्स्ट बाउंड्री पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो आएगा 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1। तो साइन आई का वैल्यू जो है हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 इज इक्वल टू म्यू साइन R1 का वैल्यू लिखा जा सकता है ए बाई 2। So mu is equal to sin delta minimum plus A by 2 divided by sin A by 2। sin A by 2 हो गया है। ठीक है, तो फाइनली जो है अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन के बीच एक रिलेशन आ गया।